इस बॉक्स में से 4-5 पेड़े कम क्यों हो गए? सोनल बहन को आश्चर्य हुआ। पति के सामने तिरछी नज़र से देखते हुए उन्होंने उनसे पूछा, कहीं आपने तो नहीं खाए? चोरी पकड़े जाने पर हंसते हुए राजेश भाई ने कहा, तुम्हें पता ही है तो फिर पूछती क्यों हो? सोनल बहन ने गुस्से से कहा, अगर छोटे बच्चे बात ना समझें तो ठीक है, लेकिन आप इतने बड़े होकर भी क्यों नहीं समझते? आपको एक ही बात कितनी बार कहनी पड़ती है? डॉक्टर ने आपको मिठाई खाने से मना किया है, तो आप मिठाई खाना बंद क्यों नहीं करते? ऐसे चोरी छुपे मिठाई खाना क्या आपको शोभा देता है? सामने राजेश भाई भी गुस्सा हो गए और पति पत्नी के बीच लंबी तू मैं हो गई। राजेश भाई को डायबिटीज़ होने का निदान हुए 6 महीने हो गए थे। उनका ब्लड शुगर काफ़ी ऊंचा रहता था, फिर भी वो मीठा खाने पर काबू नहीं रख पाते थे। सोनल बहन उनकी इन आदतों से तंग आ गई थी। सोनल बहन ने अब नया तरीका ढूंढ लिया। उनको पता था कि राजेश भाई को मिठाइयाँ और चटपटा खाना का बहुत शौक है। एक दिन राजेश भाई को अच्छे मूड में देखकर उन्होंने कहा, राजेश, मैं सोच रही थी कि आपको जो चीज़ें बहुत पसंद हैं वो मैं घर पर ही बना दूं और शाम को बाजार में जाने वाली हूँ, तो कुछ चीज़ें वहाँ से लेकर आऊँ। आप मुझे इतना बता दो कि कौन सी चीज़ें खाने से आपकी सेहत के तकलीफ़ नहीं होगी। राजेश भाई तो खुश हो गए। वाह, अपनी पसंद की चीज़ें। लेकिन मज़ेदार बात यह हुई कि राजेश भाई ने वही चीज़ें बनाने के लिए कहा जिनसे उनका शुगर ना बढ़े। सोनल बहन का काम आसान हो गया। राजेश भाई ने अपनी मर्जी से ही मिठाई खाना छोड़ दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मिठाई नहीं खानी चाहिए, यह बात अब तक दूसरे लोग कह रहे थे। अब उनको खुद अपने मन से लगा कि मिठाई नहीं खानी चाहिए। उनके मन में यह विचार क्यों आया? क्योंकि सोनल बहन ने अब उन्हें मिठाई खाने के बारे में टोकना बंद कर दिया था। सोनल बहन ने जिस तरह से बात की उसमें जादू था। उन्होंने अपनी और डॉक्टर की सोच को राजेश भाई पर थोपने के बदले उसी बात को ऐसे रखा कि वो राजेश भाई को अपनी खुद की ही सोच लगे। आप खुद सोचिए कि आपको दूसरों की बात मानना अच्छा लगता है या अपनी बात। अगर हमें दूसरों की बात या उनके विचार पर अमल करना पसंद नहीं है, तो दूसरों को हमारी बातें या विचार कैसे पसंद हो सकते हैं? एक सूत्र हमेशा याद रखिए कि सोच या विचार भले ही आपके हों, पर उसे ऐसे प्रस्तुत करना चाहिए कि सामने वाले को वो अपनी ही सोच लगे। बिजली के सामान का थोक व्यवसाय करने वाले एक व्यापारी ने भी इसी सूत्र को अपनाया था। उसके ऑफिस में 20 लोगों का स्टाफ था। बाजार में नाम भी अच्छा कमाया था। ऑर्डर अच्छे मिल रहे थे। इस सूत्र को अपनाने से पहले वो बहुत मुश्किल हालात में थे। पिछले 1.5 साल से काम अच्छा नहीं चल रहा था। ग्राहकों की शिकायतें भी आ रही थी, जिसका कारण था मैनेजमेंट की अव्यवस्था और सिस्टम में गड़बड़ी। व्यवसाय के मालिक श्रेयांश भाई ने दूसरे दिन स्टाफ और मैनेजर्स की मीटिंग बुलाने के बारे में सोचा। उन्होंने सोच लिया था कि कुछ बदलाव किया जाए तो व्यवसाय बढ़ेगा और मैनेजमेंट का काम भी आसान हो जाएगा। अपने स्टाफ
और मैनेजर्स को मीटिंग के दौरान वो जो मुद्दे बताना चाहते थे उसे उन्होंने एक पेपर में लिख लिया। उनके मुद्दे कुछ ऐसे थे। पहला, स्टाफ के हर व्यक्ति को 3 जिलों के ऑर्डर पर काम करने की सूचना दी गई है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो उन्हें सौंपे गए जिलों के बदले दूसरे जिलों के ऑर्डर पर भी काम करेंगे। दूसरा, सेल्समैन की टीम ऑर्डर लेने के लिए निकले तब उन्हें गोडाउन में पड़े स्टॉक की पूरी जानकारी दी जाए। तीसरा, अर्जेंट ऑर्डर पर काम करने वाले व्यक्ति को 2 असिस्टेंट दिए जाएंगे। चौथा, सभी ग्राहकों के क्रेडिट नोट का सेटलमेंट केवल एक ही व्यक्ति करेगा। पांचवा, सभी ग्राहकों को सेवा के लिए सामने से नियमित रूप से फ़ोन करेंगे और उनके सहयोग के लिए थैंक यू का ईमेल करेंगे। श्रेयांश भाई ने ये सारे मुद्दे अपने पार्टनर को दिखाए। उनके पार्टनर लोगों का मन जीतने की कला जानते थे। उन्होंने श्रेयांश भाई को दूसरा सुझाव दिया, जिसके चलते श्रेयांश भाई दूसरे दिन शाम को अपने पूरे स्टाफ को एक हास्य कवि सम्मेलन में ले गए। सबको बहुत मज़ा आया। सभी हंस हंस के थक गए थे। पूरे कार्यक्रम के दौरान काम की कोई बात नहीं हुई। दूसरे दिन श्रेयांश भाई ने स्टाफ मीटिंग बुलाई। व्यवसाय की बुरी हालत और ग्राहकों की शिकायतों के बारे में स्टाफ को बताया। उन्होंने चिंतित स्वर में कहा, दोस्तों, हम सब अभी इस हालात में हैं। इस हालात से बाहर कैसे निकलना है वो आप सबको तय करना है। मेरा दिमाग काम नहीं करता, लेकिन आप सब बताओ कि अब ऐसा क्या करें कि आपके काम का बोझ भी ना बढ़े और सारा काम ठीक से हो जाए, जिससे इस स्पर्धा के वक्त में हम टिक पाएं। सभी लोग सोच में पड़ गए। बाद में एक एक कर सब अपने विचार प्रस्तुत करने लगे। एक ने कहा, सेठ, ये जमाना स्पर्धा का है और मुझे लगता है कि हमें ग्राहकों को सेवा के लिए सामने से नियमित रूप से फ़ोन करना चाहिए और साथ ही हर ग्राहक को थैंक यू का ईमेल भी भेजना चाहिए। इस बात पर सभी ने अपनी सहमति प्रकट की। विचार प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति खुश हो गया। दूसरे ने कहा, हमारे सेल्समैन उत्साह में आकर ऐसी चीज़ों के ऑर्डर ले आते हैं जो 2 महीने से हमारे गोडाउन में होती ही नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि सभी सेल्समैन को ऑर्डर के लिए जाने से पहले स्टॉक की पूरी जानकारी देनी चाहिए, जिससे उन्हें पता रहे कि माल स्टॉक में है या नहीं, और ग्राहक भी निराश नहीं होगा, क्योंकि ग्राहकों की यही शिकायत होती है कि हम उन्हें माल नहीं पहुंचाते। सब ने इस सुझाव का भी स्वीकार किया। तीसरे ने कहा, हमारे यहाँ अर्जेंट ऑर्डर पर केवल एक सतीश भाई ही काम करते हैं। उन्हें उनके काम के लिए 1-2 सहायक देने चाहिए। श्रेयांश भाई सारे सुझाव सुनकर खुश हो रहे थे, क्योंकि उनका स्टाफ वही सुझाव दे रहा था जो वो देना चाहते थे। मीटिंग खत्म हो गई। तब तक उनके स्टाफ ने वो सारे मुद्दे सुझाव के रूप में दिए जो श्रेयांश भाई ने पहले से लिखे हुए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टाफ ने कुछ नए सुझाव भी दिए। स्टाफ ने सामने से कहा कि पहला, हम लोग हंसी मजाक में ज़्यादा वक्त गवाते हैं। अगर उसे कम कर दें तो ऑर्डर का पैकिंग
कम समय में हो जाएगा। दूसरा, हम लोग काम के वक्त भी मोबाइल पर बेकार की बातें करते रहते हैं। अगर उसे बंद कर देंगे तो हमें भी फायदा होगा और कंपनी को भी। तीसरा, हमें ग्राहकों के साथ बात करते वक्त नम्र बनने की ज़रूरत है। श्रेयांश भाई की खुशी समा नहीं रही थी। पार्टनर की बताई टेक्निक से उन्होंने स्टाफ के लोगों का दिल जीत लिया। अगर श्रेयांश भाई अपने बनाए मुद्दों के हिसाब से स्टाफ को सुझाव देते तो स्टाफ की ओर से इतना अच्छा सहयोग और प्रतिभाव मिलता। तात्पर्य यह है कि किसी को सुझाव देने से अच्छा यह है कि सामने वाला खुद सुझाव दे, ऐसा कुछ कार्य करे। हमारी सोच और विचार उसे खुद अपने लगे, ऐसा कुछ करना चाहिए। सूरत में कंप्यूटर राइट एम्ब्रॉयडरी का यूनिट चलाने वाले रमेश भाई इस संदर्भ में कहते हैं कि व्यापारियों से ऑर्डर लेने के लिए हमें उन्हें सैंपल दिखाने पड़ते हैं। हम पूरे बाजार में घूमकर नए नए डिज़ाइन का अध्ययन करते हैं और उसी में से नया सुझाव सोचकर पूरी मेहनत और लगन से नए डिज़ाइन बनाते हैं। इस काम में अच्छा खासा खर्च भी हो जाता है। हम अपने बनाए डिज़ाइन का सैंपल लेकर व्यापारी के पास जाते हैं तो कई बार हमें अच्छा प्रतिभाव नहीं मिलता। एक दो व्यापारी के ऑर्डर बड़े होते हैं, लेकिन साथ ही उसमें उनकी किचकिच बहुत होती है कि ये डिज़ाइन ऐसा है, वैसा है, ठीक नहीं, मज़ा नहीं आ रहा आदि। उनकी ये बातें सुनकर हमें बहुत दुख होता है कि हमने इतनी मेहनत से ये डिज़ाइन तैयार की और इस इंसान को जरा भी कदर नहीं है। लेकिन बाद में हमने नया तरीका अपनाया। हम अधूरे सैंपल बनाकर व्यापारी के पास ले जाते, अधूरा सैंपल उसे दिखाकर कहते हैं कि देखिए, ये अधूरा सैंपल है, अगर आपको इसमें कुछ बदलाव करना है या कुछ नया करना है तो बताइए। फिर तो चमत्कार हुआ। उन्होंने केवल 2-3 छोटे से बदलाव करवाए और उस बदलाव के बाद हमें तुरंत ही बड़े बड़े ऑर्डर मिल गए। हमारी मेहनत कम और काम आसान हो गया। अब तो हमने व्यापारी को ये अधूरा सैंपल दिखाने का तरीका ही अपना लिया है। रमेश भाई ने यहाँ क्या किया, उन्होंने सामने वाले व्यापारी को हर सैंपल अपनी सोच, विचार और सुझाव का लगे ऐसा महसूस करवाया। बस आपको यही तो करना है। आपको जिस इंसान से काम लेना है उसके बारे में शांति से सोचिए, उसे उसके दृष्टिकोण और उसके विचार को समझने का प्रयास करके अपनी बात उसके सामने रखिए। जब आप अपनी बात उसकी सोच और विचार को समझकर उसके सामने रखते हैं तो उसके आत्मसम्मान को बल मिलता है। अपने आत्मसम्मान की कदर होने के कारण वो सामने से आपके अनुकूल बनता है। अब आज हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। अपनी बात को ऐसे रखें कि सामने वाले को वो अपनी बात लगे। धन्यवाद।